हाँ नमस्कार। देखिए बेटा, हाँ हम आपको 12th क्लास में जो मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र है उस टॉपिक के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। और उसमें हमने आपको पिछली वीडियो में मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण कैसे होता है इसके बारे में भी बताया ना। अब आपको पता है मेरे बेटाओ कि मानव का प्रकृतिकरण कैसे हो रहा है। मानव का प्रकृतिकरण प्रारंभिक समय में मनुष्य के पास तकनीकी ज्ञान, प्रौद्योगिकी तकनीकी ज्ञान उपलब्ध नहीं था और मनुष्य के पास प्रारंभिक समय में प्रौद्योगिकी तकनीकी ज्ञान उपलब्ध नहीं होने की वजह से जैसा प्रकृति चाहती थी मनुष्य उसके अनुकूल ही अपने आप को ढाल लेता था। तो आरंभिक समय में यानी प्राचीन काल में प्रकृति बलशाली थी और मानव उसके सामने कैसा था? कमज़ोर था बेटाओ। कैसा था भैया? कमज़ोर था। कब? आरंभिक काल में, आदि मानव काल में। ओके। फिर उसके बाद में प्रकृति का मानवीकरण। किसका? प्रकृति का मानवीकरण। अब प्रकृति का जो मानवीकरण है वो क्या है? प्रकृति का मानवीकरण का तात्पर्य है कि जैसे ही प्रकृति की बारीकियों के बारे में मनुष्य ने धीरे धीरे जानकारी प्राप्त की और फिर उस पर अपनी तकनीकी ज्ञान की सहायता से, प्रौद्योगिकी तकनीकी ज्ञान की सहायता से उन बारीकियों को जान करके टेक्नोलॉजी का उस प्रकृति के संदर्भ में प्रयोग किया और धीरे धीरे मानव ने प्रकृति को अपने वश में कर लिया। तो प्रकृति का क्या हो गया? मानवीकरण हो गया। क्या हो गया भैया? प्रकृति का मानवीकरण हो गया। कैसे? माना कि अब हम वर्तमान में प्रकृति से जो सामग्री, वस्तु, पदार्थ चाहते हैं वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तीव्रगामी परिवहन के साधन हैं। तीव्रगामी परिवहन के साधन होने के साथ साथ उच्च तकनीक पर आधारित मशीनरी है जो घने जंगलों को कुछ समय में ही क्या कर सकती है? सफाया कर सकती है। पहले हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं थी तो मानव जंगलों में प्रवेश स्वयं ही नहीं कर पा सकता था, इतनी घने जंगल थे। अब टेक्नोलॉजी अधिक मात्रा में होने के कारण ही मनुष्य ने जो घने जंगल हैं उनको सफाया कर दिया है। घने जंगलों, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों से होकर के यानी मार्गों का निर्माण कर दिया है। इस कारण से आवागमन की सुविधा भी बेहतर बना दी है। ये सब किसका परिणाम है? तकनीकी ज्ञान का, प्रौद्योगिकी का। किसका है? प्रौद्योगिकी का। आगे बात समझ में, आगे देखिएगा आप। हाँ, आगे है मानव का प्रकृतिकरण एवं प्रकृति का मानवीकरण। इसको देखो, मनुष्य ने अपनी प्रौद्योगिकी सहायता से, किससे? मनुष्य ने अपनी प्रौद्योगिकी सहायता से भौतिक पर्यावरण, कौन सा पर्यावरण? भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण को आप जानते ही हैं, पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, ये सब प्राकृतिक के अंदर आते हैं। तो भौतिक पर्यावरण से क्या किया है? परस्पर अन्योन्य क्रिया की है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि मानव ने क्या उत्पन्न और निर्माण किया है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि मानव ने क्या उत्पन्न और क्या किया है? निर्माण किया है। आगे बात समझ में, आपको पता है मानव ने किन उपकरणों की सहायता से, मनुष्य ने किन उपकरणों की सहायता से जो प्रौद्योगिकी तकनीकी है उसके माध्यम से मनुष्य ने किन उपकरणों की सहायता से उत्पादन निर्माण किया है। आरंभिक समय में आपको पता है, आरंभिक जो समय है उसमें मानव ने
तकनीकी विकास नगण्य होने की वजह से ही प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। अब तकनीकी विकास बेहतर हो गया। तकनीकी विकास बेहतर होने की वजह से ही यानी मनुष्य ने प्रकृति की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कर ली और उसके बाद प्रौद्योगिक तकनीक का उस पर क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया। उदाहरण के रूप में देख लो आप, एग्जाम्पल, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना। किसकी संकल्पना? घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने हमें किसके अग्नि खोज में सहायता की है। यानी घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने, घर्षण यानी पत्थर को पत्थर से रगड़ा आदि मानव ने, उससे चिंगारी उठी। तो घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना की वजह से ही हमने किसकी अग्नि की खोज, यानी घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना की सहायता से हमें अग्नि की खोज में सहायता प्राप्त हुई। तो मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानकीकरण कैसे हो रहा है इसके बारे में आप देख लीजिए। मनुष्य ने अपनी तकनीकी सहायता यानी प्रौद्योगिक सहायता से भौतिक पर्यावरण से परस्पर क्या किया है, अन्योन्य क्रिया यानी टेक्नोलॉजी की सहायता से उसके साथ प्रकृति के साथ घुल मिल गया और प्रकृति से अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त करने लग गया है। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव ने क्या उत्पन्न और निर्माण किया, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव ने क्या उत्पन्न और निर्माण किया, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किन उपकरणों की सहायता से, किन उपकरणों की सहायता से मनुष्य ने उत्पादन और निर्माण किया है। आरंभिक समय में मानव के पास तकनीक ज्ञान उपलब्ध नहीं होने की वजह से ही आपको पता है, यानी धीरे धीरे मानव ने प्रकृति को सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कर ली और उसके बाद में तकनीकी जो ज्ञान है उसका प्रयोग किया। मानव ने घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना से, मानव ने घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना की वजह से ही यानी अग्नि खोज में हमारी क्या की है, सहायता की है। आगे बात समझ में। अगला कौन सा है, डीएनए और आरएनए एवं आनुवंशिक के रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर हमें विजय प्राप्त करने में अहम योगदान दिया है। डीएनए आरएनए आप जानते होंगे, डीएनए आरएनए है और अनेक आनुवंशिक रहस्यों ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया है। ठीक है ना। किस किस की वजह से? डीएनए, आरएनए और आनुवंशिक रहस्यों ने हमें अनेक प्रकार की बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया है। कैसे? देखो मेरे बेटा, अब वर्तमान समय में हमारे पास यानी टेक्नोलॉजी इतनी तीव्र विकसित हो गई है कि शरीर का कोई भी जो अंग है उसका प्रत्यारोपण किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एम्स जो हॉस्पिटल है दिल्ली, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर जब मरीज मर भी जाता है ना तो उसके बाद में भी 10-15 मिनट तक उसको बुलवा सकते हैं। आगे बात समझ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हिंडौन में कोई मरीज ख़त्म हो जाता है, जब आप दिल्ली ले जा रहे हैं तो हम 1.5-2 घंटा 3 घंटा पहुँच रहे हो, जब जाके साहब यहाँ पर कछू बुलवाए दो, हमारे हीरे जवाहरात सोने इसने खा रखे हैं, हमको पता ही नहीं है, ये तो अचानक ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। वो तो हॉस्पिटल में ही भर्ती है, उस समय अगर वो ख़त्म हो जाता है तो तुरंत उसके बाद में 5-7 मिनट के 10 मिनट के लिए वो डॉक्टर उसको बुलवा सकते हैं। ऐसे ही हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाता है। एक अफ़गानिस्तानी सैनिक था, उसके दोनों हाथ यानी कट गए थे। कब कट गए थे? युद्ध क्षेत्र में। तो एक केरल का व्यक्ति था, उसने अपने अंगदान कर दिए कि मैं अगर मर जाता हूँ किसी कारणवश तो मेरे शरीर के प्रत्येक भाग को उपयोग में ले सकते हैं। तो जैसे वो ख़त्म हुआ तो उसके जो दोनों हाथ यहाँ से वो अफ़गानी व्यक्ति के दोनों हाथ कटे थे, तो उस अफ़गानी व्यक्ति को केरल के जो व्यक्ति के हाथ लगा दिए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो है, ये तकनीकी ज्ञान तो है हमारे पास। आनुवंशिक जो रहस्य हैं उनकी समझना हमें अनेक प्रकार की बीमारियों पर क्या किया है, विजय प्राप्त किया है। 2003 में कोलंबिया यान जो
अमेरिका से उड़ान भरा था अंतरिक्ष में, तो उसमें हमारी जो देश की यानी महिला जो अमेरिका में वैज्ञानिक के पद के रूप में कार्य कर रही थी, कल्पना चावला, वो 6-7 वैज्ञानिकों के साथ में अंतरिक्ष में गई और वहाँ से अनेक बीमारियों की खोज प्राप्त करके पृथ्वी पर आ रही थी। उससे पहले ही वो यान क्या आकाश में क्या हो गया था, नष्ट हो गया था किन कारणों से, जिसमें ये एड्स संबंधी बीमारी हैं और कैंसर संबंधी बीमारी हैं। इन बीमारियों के बारे में भी वो जानकारी उपलब्ध करा के ला रहे थे, लेकिन वो अधूरी रह गई। अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। ठीक है। ऐसे ही एक दिल्ली का डॉक्टर था मेरे बेटा, हकीकत की घटना बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि कोई काल्पनिक बात चल रही हो। दिल्ली का जो डॉक्टर था अपने फादर के साथ में किसी कार्य के लिए अपने घर से जा रहा था 4 व्हीलर गाड़ी में। अब बीच में पानी के पीने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसने अपनी जो गाड़ी है 4 व्हीलर गाड़ी उसको सड़क के किनारे खड़ी कर ली, लेकिन उसका जो दरवाज़ा है हल्का खुला रखा कि अभी मैं पानी पी करके तुरंत ही अंदर बैठूंगा, तो हल्का खुला रखा। जैसे ही वो पानी पी करके अंदर बैठ रहा था तो उधर साइड से ही दूसरी गाड़ी आ गई। अब जैसे बैठ रहा था तो आधा वाला भाग यानी जो अपना हाथ है राइट हैंड वो भारी था। जैसे वो अंदर घुस रहा था तो दरवाज़ा खुला हुआ था, तो गाड़ी बगल से होकर के निकली, तो बहुत तेज़ स्पीड में दूसरी गाड़ी निकली थी 4 व्हीलर, तो उससे उस डॉक्टर का हाथ कट गया साहब। उसके बाद में सूझबूझ से कुछ समय के लिए तो वो बेहोश हो गए। फिर उसका जो फादर उसने सहयोग किया और वहाँ से पास से ही बर्फ़ ली, बर्फ़ में उस हाथ को जो कटा हुआ हाथ को रखा और कुछ दूरी पर ही हॉस्पिटल था, वहाँ जाकर के पहुँच गए तो उन्होंने उस हाथ को लगवा लिया। अब वो उस हाथ से खूब तो पानी की बाल्टी 10 किलो की पानी बाल्टी उठा लेते हैं और सब कार्य करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास, ये तकनीक ज्ञान तो नवीन खोजें तो हैं हमारे पास, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियों पर विजय प्राप्त की है। क्या पहले ऐसा होता था? क्या नहीं होता था? पहले ऐसे नहीं होते थे कार्य। पहले तो अनेक ऐसी बीमारियां हैं, महामारी बीमारियां हैं, इनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। आदमी यानी पता नहीं चलता कब प्राण निकल जाएं। अब तो सभी प्रकार की जांचें होती हैं और अब के बाद में तो ऐसी सुविधा होगी कि आप घर बैठे ही तकरीबन 100 प्रकार की जो बीमारियों की जांच घर बैठे ही आप मशीनरी की सहायता से जानकारी उपलब्ध करा लेंगे। ये लॉन्च हो गया अभी, यहाँ की ये कंपनी है उसने लॉन्च किया है। तो 84 प्रकार की जो बीमारियां हैं उनकी जांच, जिसमें आप मलेरिया है, डायबिटीज वगैरह जो भी हैं, उस मशीनरी के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, है ना। आगे देखो, ऐसे ही मनुष्य ने वायु गति के नियमों, वायु गति के नियमों, किसके बेटा? वायु गति के नियमों की जानकारी प्राप्त करके ही, वायु गति के नियमों की जानकारी प्राप्त करके ही हमने तीव्रगामी जो चलने वाले यान विकसित किए हैं। वायु गति के नियमों की हमने जानकारी प्राप्त की, वायु गति के नियमों की जानकारी प्राप्त करके ही हमने तीव्रगामी जो परिवहन के यान हैं, तीव्रगामी जो परिवहन के यान विकसित किए। जैसे आपको पता है जंबो जेट यान है। कौन सा यान है? जंबो जेट। कौन सा यान? जंबो जेट यान। ऐसे ही आपको सुपरसोनिक यान है। कौन सा यान भैया? जंबो जेट यान। यह कौन सा यान है? जंबो जेट यान। ऐसे ही दूसरा कौन सा है? सुपर सोनिक यान। कौन सा यान है भैया? सुपर सोनिक यान है, जंबो जेट यान है। ऐसे बोइंग
747 ऐसे अनेक यान हैं, सुपरसोनिक यान है। यह तो ओनली यानी न्यूयॉर्क व लंदन के मध्य की जो दूरी है तकरीबन 900 किलोमीटर से अधिक है, 900 से ऊपर है, तो उसको 2.5 से 3 घंटे में, कितने घंटे में, 2.5 से 3 घंटे में तय कर लेता है। कौन सा यान? सुपरसोनिक यान। और ये जंबो जेट यान है वो कैसा है? डबल डेकर यान है। कैसा यान है? डबल डेकर यान है। यानी इसमें तकरीबन 600 से अधिक सवारियां आती हैं। इस यान में कितनी सवारियां बैठ जाती हैं? 600 से अधिक सवारियां बैठ जाती हैं। अब वर्तमान समय में हमारे पास ऐसे यान हैं कि वो 30 से 35 घंटे में संपूर्ण पृथ्वी का क्या लगा देते हैं? चक्कर लगा सकते हैं। कितने घंटे में? 30 से 35 घंटे में संपूर्ण पृथ्वी का क्या लगा सकते हैं? चक्कर लगा देते हैं। संपूर्ण उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है उसको तय कर लेते हैं ओनली 30 से 35 घंटे में। आगे बात समझ में। अब तो वर्तमान समय में यानी इन यानों का उपयोग एम्बुलेंस के रूप में भी हो रहा है। किस रूप में उपयोग हो रहा है? एम्बुलेंस के रूप में। मरीज को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? इन यानों का उपयोग किया जाता है, जो विकसित देशों में है। हमारे भारत देश में भी ये प्रणाली विकसित हो जाएगी। हमारे जो भारत देश है उस भारत देश में भी यह जो प्रणाली है वो क्या हो जाएगी बेटा? विकसित हो जाएगी। आगे बात समझ में। ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इन देशों में यानी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल मरीज को जल्दी पहुंचाने के लिए इस सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो हमने वायु के गति के नियमों की जानकारी प्राप्त करके ही तीव्र चलने वाले यानों को विकसित किया। जैसे आपको पता है सुपरसोनिक यान बहुत तीव्र चलने वाला यान है, जो 900 किलोमीटर, 900 से अधिक है, 900 से 1400 किलोमीटर के जो बीच की दूरियां होती हैं उनको ओनली कितने घंटे में? 2.5 से 3 घंटे में क्या कर लेता है? ये तय कर लेता है। तो अच्छी दूरी तय कर रहा है ना। ऐसे ही बुलेट ट्रेन होती है। बुलेट ट्रेन जो जापान में चलती है ना, उनकी जो गति है 500 किलोमीटर पर घंटे है गई है। इनका भी जो गति है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है, 500 किलोमीटर पर घंटे बुलेट ट्रेन है। तो ये भी यान की तरह ही दौड़ती है ना बुलेट ट्रेन। अगला देखो भैया, पर्यावरणीय निश्चयवाद। कौन सा वाद? पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है इसका दूसरा नाम है नियतिवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है मेरे बेटा? नियतिवाद। पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है उसका दूसरा नाम क्या है? नियतिवाद। क्या नाम है भैया? नियतिवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? नियतिवाद के नाम से इसको जाना जाता है। अब आपको पता है नियतिवाद के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, आरंभिक आदि मानव। कौन सा मानव? आरंभिक आदि मानव और प्रकृति के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया। प्रारंभिक आदि मानव और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया को ही क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। क्या डेफिनेशन है इसकी? आरंभिक आदि मानव और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया को ही क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। कौन सा वाद कहा जाता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या बन रहा है यहाँ पर?
देखो तो एक बार, आरंभिक यानी प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक समय का आदि मानव, प्रारंभिक समय का आदि मानव और प्रकृति की प्रबल, उस समय आदि जो मानव है वो प्रारंभिक जो समय का जो आदि मानव, वो मतलब कहने का मतलब है तन पे अपना कपड़े भी नहीं लगाता था, जंगल में भटकता रहता था, गुफाओं में रहता था, पेड़ों पे सोता था, जड़ी बूटियाँ कंदमूल फल शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता था, उस समय की बात है। तो आरंभिक आदि मानव और प्रकृति की प्रबल, उस समय शक्तियाँ प्रकृति की कैसी थी, अधिक प्रभावित थीं। तो प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच जो परस्पर अन्योन्य आपस में जो यानी तालमेल होता था, समन्वय होता था, अन्योन्य क्रिया को ही क्या कहा जाता है उस समय, पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। इसके जो जनक है वो कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल। आगे बात समझ में। पर्यावरणीय निश्चयवाद के जनक कौन हैं, फ्रेडरिक रेडजेल महोदय। कौन से महोदय, फ्रेडरिक रेडजेल महोदय। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि आरंभिक जो आदि मानव और जो प्रकृति प्रभावित थी उसके बीच में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हुई हैं उनको किसके नाम से जाना जाता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसके पिता कौन हैं, इसके जनक कौन हैं, इस वाद के जनक कौन हैं, इस विचारधारा के जनक कौन हैं, फ्रेडरिक रेडजेल, जो कहाँ के वासी हैं, जर्मन वासी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं भैया, जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मन वासी हैं। और आपको बता दूं, अब वर्तमान में जर्मनी का चांसलर कौन है, एंजेला मर्केल। कौन है, एंजेला मर्केल। वो क्या है, यहाँ की चांसलर, तकरीबन 15 साल से चांसलर ही रही है। कौन, एंजेला मर्केल। तो जर्मनी की चांसलर कौन है, एंजेला मर्केल है। कौन सी भैया, एंजेला मर्केल। और पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है उसके जनक कौन कहे जाते हैं, फ्रेडरिक रेडजेल। कौन से कहे जाते हैं, फ्रेडरिक रेडजेल कहे जाते हैं।
पर्यावरणीय जो निश्चयवाद है उसका नाम, दूसरा नाम क्या है? नियतिवाद भी कहते हैं मेरे बेटा उसको। क्या कहते हैं? नियतिवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? नियतिवाद के नाम से। मैंने आपको जब प्रारंभिक समय में जब क्लासें चली थी, पहली जो वीडियो आई थी उसमें यही बताया था कि जर्मन जो वासी हैं वो प्रकृति प्रेमी हैं। कैसे व्यक्ति हैं वो? वहाँ के लोग कैसे स्वभाव वाले हैं? प्रकृति प्रेमी हैं। कैसे हैं? प्रकृति से अधिक लगाव रखते हैं। कहाँ के? जर्मनी के लोग। और वो लोग अपनी घरों की जो छत है ना, उस पर मिट्टी डाल करके विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, उनको बागानों को भी अपनी घरों की छतों पर लगाते हैं। अपनी जो 4 व्हीलर गाड़ी हैं उनकी छतों पर भी रंग बिरंगे जो फूल बागानों का उपयोग करते हैं। तो प्रकृति से बहुत अधिक लगाव रखते हैं। कहाँ के लोग? जर्मनवासी। कहाँ के? जर्मनवासी। इस कारण से ये पहला पार्ट है ना, ये पहला पार्ट किस पर फोकस किया है? प्रकृति के संदर्भ में फोकस किया है। प्रकृति में बल दिया है कि प्रकृति को सहेजें आप, प्रकृति को अपना समझें, न कि प्रकृति को गुलाम नहीं बनाएं आप। अगर प्रकृति को गुलाम बनाएंगे तो प्रकृति आपको नुकसान पहुंचाएगी। क्या पहुंचाएगी? नुकसान पहुंचाएगी। अब नुकसान पहुंचा रही है। कोरोना काल में ऑक्सीजन कमी आ रही है, आप पेड़ पौधे लगाते तो ये कमी आती नहीं हरी भाषा में। तो वर्षा ऋतु में मेरे बेटा कम से कम 8-10 पेड़ तो आप भी लगाइए। ठीक है ना? आज के लिए इतना सही।